नमस्कार। चाइना का सिंगसू मिशन बहुत चर्चा में है और कई लोगों का मानना है कि इससे विश्व का शक्ति संतुलन बहुत बदल जाएगा और यह चाइना के पक्ष में चल जाएगा। मतलब मैं सिंपल अर्थों में कह सकता हूं कि चीन बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बाहर आएगा इस मिशन के बाद। यह मिशन तो वैसे जुड़ा हुआ है उपग्रह से, लेकिन इसके परिणाम इतने भयावह हैं और इतने बड़े हैं कि वह विश्व के शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। और ये जो मिशन है ये विश्व में शायद पहला मिशन होगा। ऐसे तो सिंपल अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि चीन विश्व का पहला देश बनने जा रहा है जो स्पेस में सुपर कंप्यूटर लगाएगा। मिशन तो जो ये सिंगसू मिशन है वो लगभग इसी पर केंद्रित है, लेकिन बातें इससे बहुत आगे की है। पहले हर चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन डिकोड करते हुए चलेंगे, ठीक है। समझिए, पहले इस बात को समझिए कि चीन क्या कर रहा है और हमारा अभी तक ट्रेडिशनल यानी परंपरागत क्या होता है। जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी विश्व में जो भी देश सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो बेसिकली सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। मतलब चाहे वो अर्थ का इमेज हो, उसकी तस्वीर हो, या वेदर इंफॉर्मेशन हो, या ओशियन टेम्परेचर हो, या जंगल का कंडीशन क्या है, या शिप मूवमेंट क्या है, या मिलिट्री एक्टिविटीज क्या है, इन सबको देखने के लिए, इनकी पहचान के लिए हम सैटेलाइट भेजते हैं। और ये सैटेलाइट क्या होता है, लगातार 24 घंटे तक आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है। मान लेते हैं पहला वाला अर्थ का इमेज, ये रोड है, ये बिल्डिंग है, यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ पर माउंटेन में कुछ हुआ है, तो लगातार ये तस्वीरें खींच खींच के आपको भेजता रहता है। लगातार बहुत सारी तस्वीरें बिना काम की होंगी, उसको भी भेजता है। फिर यहाँ पर नीचे क्या होता है, लगातार इंफॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं सैटेलाइट के, वहाँ पर इसको, इस पूरे डेटा को, इस पूरे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और फिर परिणाम तक पहुँचा जाता है। मान लेते हैं वेदर सैटेलाइट भेजा गया है, वो जानकारी दे रहा है कि यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, इतना ह्यूमिडिटी है, यहां बादल है, इन सब की जानकारी वो दे रहा है, फोटो के साथ दे रहा है, देते जा रहा है। फिर वो सारी जानकारी लगातार ग्राउंड सेंटर पर आ रही है और फिर उसके बाद उस ग्राउंड सेंटर में बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर को उन सारे को ऑपरेट लगातार होना पड़ता है और उसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन निकलता है कि फलाने जगह पर बारिश हो सकती है। इसमें जरा देखिए क्या है, यह चीज हम लोग का परंपरागत है, लेकिन चाइना जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और जिस नए प्रकार के सैटेलाइट यानी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है, उसे उसने नाम दिया सिंगसू। और यह सैटेलाइट क्या करेगा, यह सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं है। ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये ऑब्जर्वेशन तो करवाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ यह सैटेलाइट मेनली अंतरिक्ष में ही सारा काम प्रोसेस कर देगा, सारा काम, और केवल आपको अंतिम रिजल्ट देगा। यानी ग्राउंड स्टेशन पर जो लगातार 24 घंटा इंफॉर्मेशन और फोटोज आते हैं, जो बहुत कुछ काम के नहीं होते हैं और वर्कलोड भी ज्यादा होता है, क्योंकि देखो लगातार यदि कुछ आ रहा है, तो मान लेते हैं वेदर सैटेलाइट है, उसने 100 GB तक का कोई डेटा प्रति घंटा वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो 100 GB तक का डेटा वो लगातार ग्राउंड भेज रहा है और वो लगातार प्रोसेस हो रहा है। ये वैसा काम नहीं करेगा, ये 100 GB का डेटा खुद ब खुद एनालिसिस करके सीधा परिणाम भेजेगा। इसको जरा समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो जो लगातार ये भेजा जा रहा था, इसके कारण से क्या हो रहा था कि चूंकि हमारे पास में लिमिटेड बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का मतलब हो गया, कोई एक रोड मान लो जिसमें केवल 2 ही रास्ते हैं, तो केवल 2 ही व्हीकल जा सकता है एक साथ में। लेकिन मान लो एक रोड इतना बड़ा है जिसमें 12 लाइनें हैं उस रोड में, तो एक साथ 12 गाड़ियां जा सकती है। इसी को बैंडविड्थ कहते हैं। चूंकि बैंडविड्थ बहुत कम होता है, इसके कारण से लिमिटेड कम्युनिकेशन हो पाता है। दूसरा पॉइंट, स्लो, लगातार यदि आप भेजेंगे तो ट्रांसमिशन लगातार स्लो हो जाएगा। फिर ग्राउंड स्टेशन पर बिना वजह का हैवी
जो ग्राउंड स्टेशन में जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर है उस पर डेटा लगातार आ रहा है, तो बेवजह वह लगातार काम कर रहा है। लार्ज स्टोरेज की समस्या है उसके पास में खुद ब खुद, तो और एट लास्ट सारे चीज का प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है क्योंकि लगातार पहुंचते रहता है। यहां पर छन करके आएगा, केवल रिजल्ट आएगा। इस बात को जरा समझिए, यानी सीधा सब कुछ ये खुद कर लेगा और ये एआई के थ्रू पूरा प्रोसेस करके केवल रिजल्ट देगा। थोड़ा और बातों को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो शिंसू उपग्रह है ये बेसिकली ऑर्बिट में ही एक प्रकार का एआई प्रोसेसिंग का काम कर देगा। ये एक प्रकार का मिनी डेटा सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जानकारी को पूरा प्रोसेस करेगा और केवल अंतिम परिणाम हम तक भेजेगा। सिंपल यदि मैं कहूं कि आज तक जैसे मान लेते हैं कोई सैटेलाइट जो परंपरा का सैटेलाइट है उसको मान लीजिए हम लोग पुराना वाला साधारण फोन, और ये जो चाइना बनाने जा रहा है वो एक प्रकार का स्मार्टफोन। इसको इस ढंग से आप समझें जो सब कुछ प्रोसेस करके एट लास्ट आपको एकदम यूनिक चीज देगा। थोड़ा और इसको समझें, आप कहेंगे सर इससे शक्ति संतुलन कैसे परिवर्तित हुआ, उस पर भी आएंगे। जरा चीजों को समझिए। देखिए यहां पर क्या है, पुराने वाले में क्या था, जैसा कि मैंने आपसे भेजा कि लगातार फोटोज आ रहे हैं, लगातार 24 घंटा काम ग्राउंड स्टेशन कर रहा है और बेवजह की चीजें हो रही हैं, लेट भी हो रहा है क्योंकि लगातार आएगा। जगह कम है, बैंडविड्थ कम है, तो जब बैंडविड्थ कम हो गया, चलने के रास्ते केवल दो हैं, दो ही गाड़ी चल सकता है और लगातार 100 गीगाबाइट के हिसाब से या मैं कहूं 100 जीबी के हिसाब से लगातार पर घंटा इंफॉर्मेशन यदि आ रहा है तो रास्ते तो छोटे हैं, उसको फिर देर होगा आने में। लेकिन इसको जरा समझिए, ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट खुद ब खुद एआई से सब कुछ प्रोसेस करके आपको फाइनल रिजल्ट देगा। मतलब ये नहीं कहेगा कि वहां पर इतना प्रेशर है, यहां पर इतना ज्यादा वायु दबाव बन गया, यहां वायु हल्का है, यहां पर मौसम क्लाउड बन रहा है, ये ऐसा नहीं कहेगा। ये सीधा कहेगा कि उड़ीसा के पास चक्रवर्ती तूफान बन रहा है, 18 घंटे में टकराने की संभावना है। सीधा रिजल्ट आपको दे देगा यदि मैं सिंपल से बात कहूं तो। यानी इसको समझ। अब यहां पर कुछ बातों को और भी समझना होगा। यह जो शिंगसू प्रोजेक्ट है, क्या यह केवल और केवल एक नए प्रकार के क्रांतिकारी सैटेलाइट को अब लॉन्च किया जा रहा है? क्या बात इसकी हम कर रहे हैं? क्या हम बात इसकी कर रहे हैं कि चीन अपने सैटेलाइट को अब इस फेज में लेकर गया है कि उसके सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और साथ साथ वही एआई से प्रोसेस होकर के सब कुछ छन करके केवल रिजल्ट तक पहुंचेंगे? तो ऐसा नहीं है। माना जाता है फर्स्ट स्टेज में जो इसका प्रोजेक्ट है, इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, दोनों सैटेलाइट काम करेंगे। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में दो टाइप के सैटेलाइट होंगे। एक होगा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हम लोग का ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, मान लेते हैं परंपरा का, जैसे वेदर सैटेलाइट जो क्लाउड इमेज लगातार भेज रहा है, रेनफॉल की बात कर रहा है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रोड की स्थिति, बिल्डिंग की स्थिति, आपके सिटी की स्थिति, सॉइल की स्थिति। ओशियन सैटेलाइट जैसे कि मान लेते हैं ओशियन टेम्परेचर हो चाहे कुछ हो। या सार सैटेलाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेडार पर काम करता है, जो डे और नाइट लगातार काम करता है और ये मिलिट्री सर्वेलेंस का काम करता है, फ्लड मैनेजमेंट का काम करता है। ये जो सार सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी होगा, लेकिन साथ साथ उसका एक सैटेलाइट और भी होगा जिसको कहा गया है कंप्यूटिंग सैटेलाइट। यही है शिंसू प्रोजेक्ट। ये सैटेलाइट तो होगा ही, साथ साथ एक दूसरी सैटेलाइट भी होगी, इसको समझिए। और ये दोनों आपस में मिले हुए होंगे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। और ऐसे सैटेलाइट को जो कंप्यूटिंग सैटेलाइट होगा, जो एक प्रकार का स्पेस में ही सुपर कंप्यूटर होगा, इसका नाम रखा गया है स्पेस ब्रेन, दिया गया है नाम चाइना के द्वारा। यहां पर ये क्या करेगा, मतलब सिंपल है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो मैंने आपसे कहा, जैसे ये है वेदर सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओशियन सैटेलाइट या मिलिट्री सैटेलाइट, जो भी है, ये सब इससे कनेक्ट होंगे, न कि ग्राउंड स्टेशन से। ये सब इससे कनेक्ट होंगे, जो ऑर्बिट में ही एक अलग प्रकार का स्पेस ब्रेन कंप्यूटिंग एआई होगा, सैटेलाइट उससे कनेक्ट होगा। और ये सब कुछ काम करने के बाद केवल लास्ट इंफॉर्मेशन इसको देगा। तो चीजों में बहुत तेजी आएगी, चीजों में भयानक ढंग से तेजी आएगी। इसको इस ढंग से भी जरा समझें, मैं आपको इस बात को भी समझाता हूं। जैसे मान लेते, जैसे मैंने कहा ना कि शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा।
देखिए पहले की स्थिति क्या थी, कोई मूवमेंट, जैसे मान लेते हैं कि पहले कोई मिसाइल चला तो जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो पहले उसको कैच करेगा, फिर कैच करते करेगा, फिर वो नीचे कुछ इमेजेस भेजेगा, फिर वो ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड में फिर वो जाकर के प्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस होने के बाद पता चलेगा कि नहीं वो आप ही के देश में आ रहा है, कुछ बहुत बड़ी बात है, तब जाकर के आप का जो ग्राउंड स्टेशन है वो रिपोर्ट करेगा इंटरसेप्टर को, इंटरसेप्टर फिर चलाएगा। लंबा प्रोसेस डिले हो गया, तब तक आप हो सकता है कुछ सेकंड के लिए ही सही आप इंटरसेप्ट ना कर पाए। लेकिन जरा सोचिए, अब ये जो मैंने आपसे कहा, इस बात को जरा समझिए, ये सार जो ये सैटेलाइट है ये सीधे किससे कनेक्ट होगा, इससे। ये तुरंत क्या करेगा, विद इन सेकेंड, देखिए सब कुछ सेकेंड में होगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले मिसाइल को डिटेक्ट करेगा, फिर तुरंत लेजर कम्युनिकेशन के द्वारा, इस बात को समझिए, क्योंकि इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा ना सर, इनके और इनके बीच में, ये रेडियो वेव कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेजर कम्युनिकेशन होगा, जो पहली बार चाइना उपयोग करेगा सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। इस पर हम आते हैं, बारीक बात करते हैं, यह भी इतिहास में पहली बार होगा, जो बहुत तेजी से काम करता है, जो परंपरागत रेडियो वेव होता है उससे बहुत तेज। तो आप इस ढंग से सोचें कि जो परंपरागत जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसने मिसाइल को तुरंत देखा, लेजर कम्युनिकेशन जो बहुत हाईली स्पीड है उसने तुरंत एआई कंप्यूटिंग वाला जो उसका होगा सैटेलाइट, जिसको ब्रेन स्पेस कहा गया, उसको भेजेगा और तुरंत प्रोसेस करके वह अलर्ट कर देगा मोड पर, और यह सारा काम विद इन फ्यू सेकेंड हो जाएगा, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर एक बात और भी जरा जाने, वो यह है, देखो यहां पर जो परंपरागत रूप से हम जितने भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसमें ग्राउंड से सैटेलाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन वो वहां से यहां भेज रहा है, वो रेडियो वेव में भेजा जाता है। और जो सैटेलाइट के बीच में भी यदि कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो रेडियो वेव के थ्रू ही होता है। यहां पर चाइना ने पब्लिकली जो बात कही है वो ये कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और जो स्पेस ब्रेन सैटेलाइट होगा उनके बीच में लेजर ऑप्टिकल लिंक होगा, लेकिन उसने अभी तक पब्लिकली इस बात को नहीं कहा है कि जो ब्रेन सैटेलाइट है वहां से जो ग्राउंड लेवल तक जाएगा उसमें भी लेजर ऑप्टिकल लिंक के साथ उसको जोड़ा जाएगा। यह बात उसने अभी तक नहीं कहा, यानी यह माना जा सकता है कि यहां से यहां तक रेडियो वेव ही जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ये हो सकता है आने वाले समय में चाइना इसको अपग्रेड कर दे तो वो अलग बात है। लेकिन इस बात को जरा समझिए, वह यह है कि यदि मतलब सिंपल सी बात, चाइना कहा केवल रहा है कि हम लेजर के थ्रू, लेजर ऑप्टिकल लिंक के थ्रू इसको जोड़ देंगे, लेकिन इस पर वो अभी मौन है। ठीक है, अब सुनिए इस बात को क्या होता है। लेजर वाले में और इसमें बहुत अंतर है। जो परंपरागत जो रेडियो वेव का यूज किया जाएगा उसमें जो होता है उसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, वो केवल और केवल 100 Mbps से लेकर के कुछ फ्यू Gbps तक होता है, लेकिन लेजर वाला जो होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 10 से लेकर 100 Gbps तक होता है। एक तो स्पीड हो गया, यानी वो तुरंत सैटेलाइट ट्रांसफर जो हो रहा है वो तुरंत होगा। दूसरा पॉइंट जरा इसको भी समझिए, इसका बैंडविड्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, बैंडविड्थ किसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, मान लेते हैं कि रास्ते दो ही हैं आपके और गाड़ियां बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि गाड़ियां बहुत ज्यादा भी होगी, रास्ते यदि दो ही हैं तो केवल 2 गाड़ी एक साथ पार हो सकती है ना। लेकिन यदि रास्ते 20 हो जाए, लाइन 20 हो जाए, तो एक साथ 20 गाड़ियां पास हो सकती है। इसी को बैंडविड्थ कहते हैं। लेजर में बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है, यानी एक साथ, एक तो स्पीड भी इसकी बहुत ज्यादा और एक साथ इसके इंफॉर्मेशन की जाने की गति भी बहुत ज्यादा, एक साथ कई इंफॉर्मेशन चल जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, यही मैं बता रहा हूं आपसे कि सोचिए क्या क्रांतिकारी होगा, इसकी स्पीड यदि ज्यादा हो गई, इसका बैंडविड्थ ज्यादा हो गया, तो कितनी जल्दी वो इस ब्रेन स्पेस यानी कि एआई कंप्यूटिंग वाला जो उपग्रह है इसके द्वारा वह कितनी जल्दी डेटा को एनालिसिस करके परिणाम तक पहुंच जाएगा और किसी भी मिसाइल को तुरंत डिटेक्ट करके उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं एआई के जगत में चीन बहुत आगे निकल गया और उसका उपयोग हर जगह है और मिलिट्री सेक्टर में तो है ही। ये समझना होगा आज के तारीख में भारत कहाँ है, इस पर भी चर्चा कभी होगी, जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नमस्कार।